Hello everyone, welcome to my channel Sahi Khata Bahi Khata. Students, in this video I am going to explain the vertical format of a company's balance sheet as a part of analysis of financial statements. Students, इस वीडियो में हम कंपनी की बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट स्टडी करने जा रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि बैलेंस शीट इज ए लिस्ट ऑफ liabilities and assets. And students, we are going to follow the vertical format. Vertical format means standing format. It means we have to present assets of the company just below the first part, equity and liabilities. तो vertical format में हमें जो assets present करनी है कंपनी की, वो equity and liability के पार्ट के नीचे present करनी है, इसलिए इसको वर्टिकल फॉर्मेट कह रहे हैं। और स्टूडेंट, इस फॉर्मेट में हम कोई मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से नहीं कर सकते। जो हेडिंग जहां पर होगा वहीं पर होगा और जिस हेडिंग का यूज होना होगा वही हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में फर्स्ट पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 4 कॉलम्स हैं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर यानी कि वर्किंग नोट का नंबर, अमाउंट करेंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। स्टूडेंट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम समझ सकते हैं सिंपल तरीके से कि 4 मेन हेडिंग्स हैं, एस, एस, एन, सी। तो ये याद करने का तरीका है कि हमने याद कर लिया इक्विटी एंड लायबिलिटी जो फर्स्ट पार्ट है कंपनी की बैलेंस शीट का, उसमें 4 सब हेडिंग हैं, एस, एस, एन, सी। S for shareholders fund, second S मतलब share application money pending allotment, N for non-current liabilities and C for current liabilities। तो इस साइड में जो लिखे हुए हैं वो मेजर हेडिंग्स के फर्स्ट लेटर्स हैं। अब फर्स्ट जो मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है कि वो सारे अमाउंट्स या फैक्ट्स और फिगर्स और वो सारे आइटम्स जिन पर शेयर होल्डर्स का राइट बनता है। तो शेयर होल्डर्स फंड में 3 सब हेडिंग आ रहे हैं, एस, आर, एम। एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, एम फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इन तीनों हेडिंग को हम समझते हैं बारी बारी से, स्टेप वाइज। तो स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल का मतलब है कि कंपनी की जो कैपिटल है वो डिवाइडेड होती है स्मॉल डिनोमिनेशंस में, जिसको शेयर बोलते हैं। और ये शेयर हो सकता है प्रेफरेंस शेयर या फिर इक्विटी शेयर। और ये कंपनी की जो कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइडेड है और शेयर्स से मिलकर क्या बनी है, शेयर कैपिटल बनी है। और इस पर किसका राइट है, शेयर होल्डर्स का राइट है, इसलिए ये शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। शेयरहोल्डर्स फंड की दूसरी चीज आती है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व मींस एनी अमाउंट सेट असाइड बाय द कंपनी फॉर फर्दर यूज और फर्दर यूटिलाइजेशन, और सरप्लस मींस प्रॉफिट्स। तो रिजर्व पर किसका राइट है, शेयर होल्डर्स का राइट है, और सरप्लस यानी प्रॉफिट पर किसका राइट है, उस पर भी शेयर होल्डर्स का राइट है, इसलिए ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट बन रहा है। तीसरी चीज आती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो दीज आर शेयर वारंट्स एंड दीज वारंट्स आर इशूड एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द इन्वेस्टर्स टू सब्सक्राइब कंपनी शेयर्स ऑन लेटर डेट। तो ये जो अमाउंट है वो रिसीव हुई है, कंपनी ने रिसीव करी है उन इन्वेस्टर से जिनको ये डॉक्यूमेंट मिला है, ये एक्नॉलेजमेंट का सर्टिफिकेट मिला है कि वो फ्यूचर की किसी डेट पर कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बदले में जो अमाउंट उन्होंने पे करी है वो इस हेडिंग के अंतर्गत आ रही है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये भी एक तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर होल्डर बन जाएंगे, और किसका पार्ट है, ये शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। तो फर्स्ट मेन हेडिंग हमारा कंप्लीट हुआ।
SRM यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड मेजर हेडिंग की बात करते हैं, एज फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड मेन हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब है कि कंपनी ने शेयर्स इशू करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, प्रॉस्पेक्टस इशू करा गया, उसके अगेंस्ट में लोगों ने सब्सक्राइब करने के लिए, अप्लाई करने के लिए मनी पे करी है, लेकिन उनको शेयर्स अभी नहीं मिले हैं। तो ये अलॉटमेंट अभी पेंडिंग चल रहा है और 31 मार्च को हम क्लोजिंग करते हैं, पता है आपको। तो उससे पहले उनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वो पेंडिंग चल रहा है। और ये अमाउंट किस में आ रही है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में आ रही है। जब नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट पीरियड में शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे तो ये हेडिंग की अमाउंट कहाँ पहुंच जाएगी? शेयर कैपिटल में पहुंच जाएगी और इस तरह से ये शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट बन जाएगा। अब तीसरी चीज आती है मेन हेडिंग, नॉन करेंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वो लायबिलिटी जिनका पेमेंट कंपनी को 1 ईयर के बाद करना है, वो नॉन करेंट लायबिलिटीज होती हैं। तो ये थर्ड मेन हेडिंग आ रहा है हमारा, उसमें 4 सब हेडिंग्स आ रहे हैं। LDOL, LDOL, L for long term borrowings, D for deferred tax liability, O for other long term liabilities और L for long term provisions। स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मीन्स जो कंपनी ने लोन लिया है इंस्टीट्यूशन से या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स भी आते हैं, तो इस तरह के अमाउंट्स किसमें शो करना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो करना है। फिर बारी आती है इसी हेडिंग में डी फॉर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब है, सपोज करिए कि कंपनी ने जो अपने अकाउंट्स बनाए हैं, मेंटेन करे हैं, उसके हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा निकलता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो अकाउंट्स चेक करने के बाद टैक्स बताया है हमें, वो टैक्स कम निकलता है। तो कंपनी के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो ज्यादा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो कम है। तो ये डिफरेंस की अमाउंट कहां पर शो करनी है? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट में शो करनी है। इसके बाद बारी आती है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कोई और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का रखी है, अमाउंट पे करनी है कंपनी को, तो वो किस में आएगी? इसमें आएगी। फिर आती है बारी एल, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोविजंस आर द सर्टेन लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड बाय द कंपनी इन फोर्थकमिंग फ्यूचर। तो अमाउंट निकाल के रखी हुई है कंपनी ने किसी सर्टेन लायबिलिटी के लिए, निश्चित लायबिलिटी के लिए, तो वो अमाउंट कहां पर आएगी? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आएगी, जिसका पेमेंट 1 ईयर के बाद करना है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ मेजर हेडिंग, जो कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट है, सी फॉर करेंट लायबिलिटीज। इसमें हमारे हेडिंग्स आ रहे हैं STOS, स्टॉस। इसको आप स्टॉस के जरिए याद कर सकते हैं। तो करंट लायबिलिटीज का पार्ट है एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अपोजिट है। बेसिकली अपोजिट इन द सेंस इसका टाइम पीरियड 1 ईयर से कम है। उसके बाद बारी आती है टी फॉर ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब है ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की अमाउंट का कलेक्टिव फैक्ट। फिर आती है बारी ओ, अदर करेंट लायबिलिटीज। जो करंट लायबिलिटी किसी इसमें नहीं आ रही है, वो किसमें शो करेंगे? अदर करेंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। फिर कोई अमाउंट पे करनी है हमें कंपनी को, उसके लिए अमाउंट सेट असाइड करी गई है, निकाल के रखी गई है, उसको शो करना है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। स्टूडेंट्स, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं मैं कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसका वैल्यूएशन नहीं करा जाएगा, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसी तरह शेयर एप्लीकेशन मनी भी जो है पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ इक्विटी लायबिलिटीज में जो अदर लॉन्ग डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट दी हुई है, वो भी
एवल्यूशन का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसमें से हमने फर्स्ट पार्ट देखा। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें 4 मेजर हेडिंग्स हैं, एसएसएनसी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड में 3 पार्ट है, एसआरएम, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, और एस अपने आप में सेपरेट है, सेकंड हेडिंग। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में एलडॉल चल रहा है हमारा, याद करने के पर्पज से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये हो गया एलडॉल। फिर करंट लायबिलिटीज में हमारा चल रहा है स्टॉस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। स्टूडेंट्स, हम वर्टिकल फॉर्मेट यूज कर रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट के लिए। जगह कंपनी की वजह से मैंने जो सेकंड पार्ट बनाया है वो इसके साइड में बनाया हुआ, लेकिन ये इसके नीचे का ही पार्ट है और इसके नीचे ही प्रेजेंट करना है। तो ये जो एसेट्स हैं वो इक्विटी लायबिलिटीज के नीचे का पार्ट है, और ये वर्टिकल फॉर्मेट बन रहा है, स्टैंडिंग फॉर्मेट बन रहा है। इसी के नीचे हम आते हैं इक्विटी लायबिलिटीज के, और सेकंड पार्ट कौन सा है, एसेट्स। इसमें 2 मेन पार्ट है हमारे, 2 सब हेडिंग है, 2 मेजर हेडिंग है, एन सी, एन फॉर नॉन करंट एसेट्स एंड सी फॉर करंट एसेट्स। स्टूडेंट्स, नॉन करंट एसेट्स मतलब वो सारी फिक्स एसेट्स जिनका टाइम पीरियड, जिनका यूटिलाइजेशन का पीरियड 1 ईयर से ज्यादा है, जो कंपनी 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करेगी। उसमें सबसे पहले आता है ए फॉर फिक्स एसेट्स। तो ए में क्या आ रहा है, फिक्स एसेट आ रहा है। इसको याद करने का तरीका है एफ टी आई सी आई। तो फिक्स एसेट में 4 चीजें आ रही हैं, टी आई सी आई। टी फॉर टेंजिबल एसेट्स, आई फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, सी फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एंड अगेन आई फॉर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है which can be touched or seen and which can be utilized in the business activities। तो वो है सारी एसेट्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कैसी हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं। जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, कार, फर्नीचर एक्सेट्रा। जिन एसेट्स को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन यूज कर सकते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज में, प्रॉफिट जनरेशन के लिए, अर्निंग के लिए, उनको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। जैसे कि गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, फॉर्मूलाज हो गए। इस तरह की चीजें कहाँ शो करनी है, इनका टोटल कहाँ शो करना है, इंटेंजिबल एसेट्स में शो करना है। थर्ड पॉइंट आता है इसी में, फिक्स एसेट्स में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है वो अमाउंट्स जो कि टेंजिबल एसेट पर यूज हो चुकी हैं, इस्तेमाल हो चुकी हैं, इन्वेस्ट हो चुकी हैं, लेकिन उन पर वही वर्क चल रहा है। तो अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, नॉन करंट टेंजिबल एसेट बन रही है, उस पर जो वर्क चल रहा है, उस पर जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है, वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का। तो कंपनी की कोई बिल्डिंग बन रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो चुका है किसी प्रॉपर्टी में, तो वो किसमें शो करना है, अगर टेंजिबल हुआ है तो शो करना है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। इसी तरह से कोई इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि उस पर वर्क हो रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट हो चुका है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे किसी सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है, पेटेंट्स पर काम चल रहा है, कॉपीराइट्स पर वर्क चल रहा है अभी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसकी अमाउंट का टोटल वर्किंग नोट यानी कि नोट नंबर 1 के नोट के हिसाब से जो आएगा वो शो करना है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट के हेडिंग में। स्टूडेंट्स, के बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, NDLO। हमारी नॉन करंट एसेट चल रही है TICI NDLO। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं कि जिनका इन्वेस्टमेंट कंपनी ने करा हुआ है किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, कहीं FD कर रखी है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी बॉन्ड्स में कर रखा है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में कर रखा है, तो ये कहाँ पर आएगा, इसका टोटल नोट के हिसाब से इसका टोटल कहाँ पर आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। डिफर्ड टैक्स एसेट
जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है सीबीएसई के हिसाब से। उसका मतलब समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से इनकम टैक्स ज़्यादा निकल रहा है और कंपनी के हिसाब से इनकम टैक्स कम निकल रहा है। तो ये डिफरेंस है वो एक तरह का नेगेटिव अमाउंट है। इट शुड बी शोन इन द हेडिंग डिफर्ड टैक्स एसेट नेट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, एल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो कंपनी ने लोन दे रखा है किसी कंपनी को या किसी पार्टी को, किसी सप्लायर को, तो उसकी अमाउंट का टोटल कहां पर आएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। इसके बाद अदर नॉन करेंट एसेट्स, जो एसेट किसी भी हेडिंग में नहीं आ रही है, जो कि फिक्स एसेट है करेगी, वो किस में आएगी? अदर नॉन करेंट एसेट्स में आएगी। फिर बात करते हैं एसेट साइड के दूसरे मेजर हेडिंग सी, यानी कि करंट एसेट की। करंट एसेट आपको पता है जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर से कम होता है, जिनके बदले में 1 ईयर से पहले पैसे मिल सकते हैं या 1 ईयर के अंदर पैसे मिल सकते हैं, अमाउंट रियलाइज हो सकती है, उसको बोलते हैं करंट एसेट। जैसे कि डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, स्टॉक एटसेट्रा। इसमें पहला पार्ट आ रहा है करंट इन्वेस्टमेंट। तो सपोज करिए कंपनी ने 1 ईयर के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है किसी एफडी में या डिबेंचर्स में या शेयर्स में दूसरी कंपनी के, उसका टोटल कहां पर आ रहा है? सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। इसका फॉर्मूला बन रहा है करंट एसेट का सिट सीएसओ, CITCSO। तो सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब रॉ मटेरियल, स्टोर्स, फिनिश गुड्स का स्टॉक, लूज टूल्स एटसेट्रा। जो भी स्टोर्स में रखा हुआ है, गोदाम में रखा हुआ है, गोडाउन में रखा हुआ है, वो किसका पार्ट है? इन्वेंट्री का पार्ट है। फिर बात करेंगे सी, ट्रेड रिसीवेबल्स। CIT टी में आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का जो टोटल बनता है नोट के हिसाब से, बल्कि नोट के हिसाब से उसका टोटल कहां पर आ रहा है? ट्रेड रिसीवेबल्स में आ रहा है। ये हो गया CIT। अब बात करेंगे सी फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश आपको बताइए, कैश मीन्स हार्ड करेंसी, रुपीज, करेंसी नोट्स, whereas cash equivalents includes those items which can be converted into cash without any delay of time or without any decrease in the value। तो ऐसा कोई भी आइटम जो कि तुरंत कन्वर्ट हो सकता है कैश में और उसकी वैल्यू कम नहीं होती और कोई इसमें जोखिम की मात्रा नहीं है और कोई डिले नहीं हो रहा है अमाउंट रियलाइज करने में, तो ऐसी चीज को क्या बोल रहे हैं? कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि कैश के बराबर की चीज है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट एस, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो कंपनी ने किसी दूसरी पार्टी को 1 ईयर से कम टाइम के लिए एडवांस दे रखा है, एक तरह का लोन दे रखा है, वो कहां पर आएगा? उसका टोटल शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अलावा जो चीज बचेगी और ऊपर किसी हेडिंग में नहीं आ रही करंट एसेट्स में, वो किस में आएगी? अदर करंट एसेट्स में आएगी, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एटसेट्रा। उसके बाद टोटल बैलेंस शीट का, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखते हैं एसेट साइड को। 2 पार्ट है इसके मेजर, और ये एसेट साइड किसके नीचे बन रही है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे ही बन रही है, इसलिए वर्टिकल फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं। तो एन मतलब नॉन करंट एसेट्स, इसमें आ रहा है हमारा FTICI, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, NDLO, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, और सी में सिट CSO, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। स्टूडेंट जो CBSE बोर्ड के हैं उनको ये ध्यान रखना है कि एसेट साइड में भी 3 आइटम ऐसे हैं जो कि इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, और ये आइटम है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसका इवैल्यूएशन नहीं होगा CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सिलेबस में नहीं है CBSE के। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट
और थर्ड है डिफर्ड टैक्स एसेट नेट, इसका भी इवैल्यूएशन नहीं होगा सीबीएसई के सिलेबस में. So student, this is a simple format. We have to memorize it properly so that we can use it further in the analysis of financial statements. Thanks. Have a nice day.